Hello everyone. Today we are starting a new unit that is Ecology and Environment. In this unit we will cover the complete concept of ecology in detail. So let's begin with the today's topic जिसमें हम सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन इसके रिलेटेड जो साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरी हैं उन्हें डिस्कस करते हैं. स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी. टर्म इकोलॉजी दिया है राइटर ने एंड हैकल ने. अगर क्वेश्चन टर्म से रिलेटेड पूछा जाता है तो हम राइटर को ही प्रेफरेंस देते हैं. अगर ऑप्शन में राइटर नहीं दिया है एंड हैकल है देन हैकल को टिक करते हैं. टर्म इकोसिस्टम है A.J. टेंसले ने दिया है. फादर ऑफ इकोलॉजी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट्स. इन्होंने स्पीसीज इरा रिलेशनशिप भी बताया है. फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है रामदेव मिश्रा जिन्हें R.D. मिश्रा कहा जाता है. फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी है एल्टन. इन्होंने कंसेप्ट ऑफ पिरामिड भी दिया है. ओडम इन्होंने कहा है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर. स्क्रॉटर एंड किशनर ने कंसेप्ट ऑफ ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी दिया है. एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज द टर्म बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने पॉपुलराइज किया है. मेयर ने हॉटस्पॉट दिए हैं एंड रोजन ने टर्म बायोडाइवर्सिटी दी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयर्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स की. ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980. रामसर कन्वेंशन 2 फेब 1971 और 2 फेब को ही वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002. अर्थ समिट 1992. वर्ल्ड समिट 2002. भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 to 3 दिसंबर 1984. चिरनोबिल डिजास्टर 26 अप्रैल 1986. प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 एंड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई. नेक्स्ट सेल्फर्ड ने दिया है लॉ ऑफ टॉलरेंस और इसे सेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस कहा जाता है. ग्रीनल ने दी है टर्म निश. हचिंसन ने दिया है कंसेप्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निश. पॉल एनरिच ने दिया है रिविट पॉपर हाइपोथेसिस. गॉज ने दिया है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जिसे गॉज प्रिंसिपल कहा जाता है. MC ऑर्थर ने दिया है रिसोर्स पार्टीशनिंग. जॉन पेन ने दिया है की स्टोन स्पीसीज. क्लेमेंट ने दिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन कंसेप्ट एंड टर्सन ने दिया है इकोटाइप. एल्टन ने दिया है कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. कार्ल मोबिस ने दी है टर्म बायोसिनोसिस. हर्ट्स ने दी है टर्म सक्सेशन. तो ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं रिलेटेड टू इकोलॉजी. नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की. और इकोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं. दैट इज फर्स्ट है ऑट इकोलॉजी एंड सेकंड वन इज द सिन इकोलॉजी. ये टर्म ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी दी है स्क्रोटर एंड क्रिचनर. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑट इकोलॉजी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीसीज इकोलॉजी भी इसे कहा जाता है. स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सिंगल स्पीसीज एंड इट्स एनवायरनमेंट. तो सिंगल स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप को कहा जाता है ऑट इकोलॉजी या स्पीसीज इकोलॉजी. सेकेंड हम बात करते हैं सिन इकोलॉजी जिसे कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहा जाता है. स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी एंड देयर एनवायरनमेंट. तो पॉपुलेशन या कम्युनिटी का उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड एज सिन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी इसे कहा जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी इकोलॉजी को. दैट इज एबायोटिक फैक्टर्स और ये इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल फैक्टर्स. फर्स्ट है इसमें एबायोटिक फैक्टर जिसमें आते हैं एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर एंड लाइट, सॉइल, वाटर, एयर एंड विंड. एंड सेकंड है बायोटिक फैक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं वो आते हैं बायोटिक फैक्टर में एंड विच इंक्लूड्स ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं जैसे कि प्रोड्यूसर जो प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाते हैं दैट इज ऑटोट्रॉफ्स. एंड हेटरोट्रॉफ्स जो होते हैं दैट इज कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर जो हैं वो
हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अंडर बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स की, और एबायोटिक में फर्स्ट फैक्टर दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है लेयर ऑफ गैस और क्लाउड कवरिंग प्लैनेट हेल्ड इन द प्लेस बाय ग्रेविटी। तो ये अपनी जगह पे किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। ये लेयर ऑफ गैसेस है या क्लाउड कवरिंग प्लैनेट ये है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर है, इन लेयर को कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर की लेयर की बात करें, सबसे इसकी नीचे की लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर, देन उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, देन मीजोस्फियर, और सबसे टॉप में देखने को मिलता है थर्मोस्फियर। अगर हम ट्रोपोस्फियर से मीजोस्फियर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है, और पर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जिसे हम लैप्स रेट कहते हैं। और जैसे ही टॉप ऑफ मीजोस्फियर जो होता है, वहाँ जो कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है दैट इज -90 डिग्री सेल्सियस। जो मीजोस्फियर का टॉप होता है वहाँ पर टेम्परेचर जो है सबसे कोल्डेस्ट होता है दैट इज -90 डिग्री, और उसे कहा जाता है मीजोपॉज। और मीजोपॉज के बाद जो टेम्परेचर है थर्मोस्फियर तक, वो टेम्परेचर फिर राइज करने लगता है। और यहाँ पर जो राइज करता है टेम्परेचर टॉप ऑफ द थर्मोस्फियर में हमें देखने को मिलता है अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर हम इन लेयर्स की सबसे नीचे जो लेयर होती है दैट इज ट्रोपोस्फियर, और ये इस लेयर में एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो आते हैं। अगर हम इक्वेटर की बात करें, इस तरह से हमारे पास जो है अर्थ है, अर्थ और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से अगर हम देखेंगे, इक्वेटर से इसकी हाइट है ट्रोपोस्फियर की 18 किलोमीटर हाइट पर है ये इक्वेटर से। और अगर हम पोल से इसकी हाइट की मेज़र करें तो 8 किलोमीटर हाइट है ट्रोपोस्फियर की पोल से। इस तरह से इक्वेटर है और ये पोल है। तो अगर हम इनसे अपर इसकी हाइट को मेज़र करें तो इक्वेटर से इसकी हाइट है 18 किलोमीटर हाइट पर है ये फ्रॉम इक्वेटर्स, और फ्रॉम पोल से है ये 8 किलोमीटर हाइट पे। ट्रोपोस्फियर जो होता है उसमें आते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इक्वेटर से 18 किलोमीटर हाइट तक है हमारे पास दैट इज ट्रोपोस्फियर। और ट्रोपोस्फियर का जो टॉप है उस टॉप को ऑफ ट्रोपोस्फियर को कहा जाता है ट्रोपोपॉज। और इसके बाद जो शुरू होता है दैट इज सेकेंड जो है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर की जंक्शन भी हम इसे कहते हैं, तो इस जंक्शन को ही कहा जाता है ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। तो 18 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक है स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर में उसका जो टॉप होता है स्ट्रेटोस्फियर का उसे कहा जाता है स्ट्रेटोपॉज, और ये जंक्शन होता है बिटवीन मीजोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर का जंक्शन ये होता है। देन इसके बाद स्टार्ट होता है मीजोस्फियर जो 50 से 85 किलोमीटर तक होता है। और जो इसका टॉप है, टॉप ऑफ द मीजोस्फियर इज कॉल्ड एज मीजोपॉज, और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है -90 डिग्री सेल्सियस होता है, सबसे कोल्डेस्ट पार्ट ये होता है। और मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर की जंक्शन भी इसे कहा जाता है। देन स्टार्ट होता है थर्मोस्फियर, और थर्मोस्फियर जो स्टार्ट होता है वो होता है 85 से लेकर 600 किलोमीटर तक, और इसके टॉप को कहा जाता है थर्मोपॉज। और थर्मोपॉज जो है उस पर जो टेम्परेचर होता है, यहाँ टेम्परेचर फिर राइज करने लगता है और अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पे राइज करता है। और अगर हम ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर स्टार्ट होती है 15 किलोमीटर से। तो 15 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है ओजोन लेयर, और ये होती है 30 किलोमीटर तक। तो ये ट्रोपोस्फियर से लेकर स्ट्रेटोस्फियर तक होती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका स्ट्रेटोस्फियर में आता है, लेकिन 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होता है ओजोन लेयर का जो डिस्टेंस है। और जो बैड ओजोन होती है वो प्रेजेंट होती है इस ट्रोपोस्फियर में, और गुड ओजोन जो है वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फियर में। बैड ओजोन जो है वो हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए, और गुड ओजोन जो है ये हमें बचाती है यूवी रेज से। तो अभी तक हमने इतना डिस्कस कर लिया है कि टेम्परेचर जो है वो ट्रोपोस्फियर से लेकर मीजोस्फियर तक टेम्परेचर जो है वो डाउनफॉल करता है, और पर किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिसे हम लैप्स रेट कहते हैं। और मीजोस्फियर के बाद फिर थर्मोस्फियर तक टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है, और यहाँ पर जो
टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 1000 डिग्री सेल्सियस जो है वो टॉप पे देखने को मिलता है, और इसके बाद जो है वो एक्सोस्फीयर फिर स्टार्ट होता है। सेकंड एबायोटिक फैक्टर है दैट इज लाइट एंड टेम्परेचर। तो पहले हम लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट में हमें विजिबल लाइट, यूवी रेज एंड इंफ्रारेड रेज में देखने को मिलती हैं। विजिबल जो रीजन होता है दैट इज 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को जो रीजन एब्जॉर्ब करता है दैट इज द विजिबल रेज। तो विजिबल रीजन जो आता है उसमें आता है विबग्योर, जिसमें डिफरेंट कलर जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें, विजिबल जो रीजन होता है वे एब्जॉर्ब करता है 300 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ, और इससे जो कम वेवलेंथ वाली लाइट होता है उसे ऑब्जर्व करता है दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कम जो वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है वो है एक्स रेज, और एक्स रेज से भी कम रेज को एब्जॉर्व करता है दैट इज गामा रेज। तो इस तरह से ये सीक्वेंस होता है। और जो 760 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है दैट इज इंफ्रारेड रीजन, एंड देन उससे भी ज़्यादा वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब करता है दैट इज रेडियो वेव्स। तो अगर हम इनके सीक्वेंस की बात करें, इस तरह से हमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ का जो अगर हम सीक्वेंस बात करें, सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज को एब्जॉर्ब करता है, देन उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी रेज, देन विजिबल रेज आती हैं, देन इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। अगर हम यूवी रेज की बात करें तो यूवी रेज जो हैं वो विजिबल रीजन से कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। तो वेवलेंथ शॉर्टर देन विजिबल रीजन बट लॉन्गर देन द एक्स रे और गामा रेज, लेकिन एक्स रे और गामा रेज से ज़्यादा वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व करता है। और अगर हम इसके रीजन की बात करें, 100 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है। यूवी रेज भी तीन तरह की होती हैं, यूवी सी, यूवी बी एंड यूवी ए। यूवी सी जो है 100 टू 280 नैनोमीटर, एंड यूवी सी होता है 280 टू 320 नैनोमीटर, एंड यूवी ए होता है 320 टू 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अगर हम इसमें यूवी बी की बात करें तो यूवी बी जो है उससे स्नो ब्लाइंडनेस डिजीज़ जो है वो होती है। ये डिजीज़ है, आई की डिजीज़ है, बेसिकली ये कॉर्निया को डैमेज करती है। तो यूवी बी जो है वो कौन सी डिजीज़ करती है, आई के कॉर्निया पे अफेक्ट करती है, जिसे स्नो ब्लाइंडनेस डिजीज़ कहा जाता है। तो ये हार्मफुल रेज होती हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर हम बात करें यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल की, तो यूरीथर्मल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, उन्हें कहा जाता है यूरीथर्मल। एंड स्टीनोथर्मल उन्हें कहा जाता है वो ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को। टेम्परेचर की अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो एनिमल में जो अडेप्टेशन होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फर्स्ट है होम्योथर्मल एंड सेकेंड इज द पाइकेलोथर्मल। होम्योथर्मल अगर हम बात करें, इन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर हम कोल्डर क्लाइमेट में भी चले जाते हैं तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इन्हें हम रेगुलेटर्स भी कहते हैं। और एग्जाम्पल हैं इसके बर्ड्स एंड मैमल्स। सेकेंड हम पाइकेलोथर्मल की बात करें, इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है। वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कर देते हैं, इन्हें कन्फर्मर्स कहा जाता है। इसमें आते हैं फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। और सेकेंड अगर हम बात करें इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं टेम्परेचर एडेप्टेशन जो करते हैं दैट इज मेगाथर्म्स, मीजोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स एंड हेकिस्टोथर्म्स। अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेगाथर्म्स। जो प्लांट टॉलरेट करते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, उन्हें कहा जाता है मेगाथर्म्स। और इसमें एग्जाम्पल हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस तरह से इक्वेटर हमें देखने को मिलता है, तो इक्वेटर के बाद जो रीजन आता है दैट इज ट्रॉपिक, और इक्वेटर पे सबसे हाई टेम्परेचर जो है वो इक्वेटर पे हमें देखने को मिलता है। इस तरह से हम पोल की तरफ जब मूव करते हैं तो टेम्परेचर इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है और सबसे कम हमें देखने को मिलता है एट पोल। मेगाथर्म के बारे में हमने डिस्कस किया। सेकेंड हम बात करते हैं मीजोथर्म्स क्या होते हैं।
ऐसे प्लांट जो टॉलरेट करते हैं अल्टरनेट, हाई भी टॉलरेट करते हैं एंड लो भी टेम्परेचर को जो टॉलरेट करते हैं, और इनका एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज माइक्रोथर्म्स। तो माइक्रोथर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जो लो टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कॉनिफर फॉरेस्ट। फोर्थ हम बात करते हैं हाइकिस्टोथर्म्स। ऐसे प्लांट जो टॉलरेट करते हैं वेरी लो टेम्परेचर को, और उन्हें कहा जाता है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में ये देखने को मिलते हैं। पोलर रीजन जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइकिस्टोथर्म्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्केप इन टाइम, जो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, अडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं, वो टाइम को एस्केप करते हैं, और इसमें हम दो टर्म डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द हाइबरनेशन एंड सेकंड इज द एस्टिवेशन। हाइबरनेशन वो एनिमल्स होते हैं जो विंटर स्लीप कर जाते हैं, विंटर को टॉलरेट नहीं करते हैं, तो उनमें हमें विंटर स्लीप देखने को मिलते हैं। तो हाइबरनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर स्लीप। इसी तरह से एस्टिवेशन जो होता है उसे समर स्लीप कहा जाता है, और इन केस ऑफ फ्रॉग हमें एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों देखने को मिलती हैं। और नेक्स्ट एक टर्म है दैट इज डायपॉज। ये हमें देखने को मिलती है इंसेक्ट्स में। तो डोरमेंसी इन इंसेक्ट इज कॉल्ड एज, जब इंसेक्ट जो है वो डोरमेंट हो जाता है, इनएक्टिव होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायपॉज। जैसे ही डायपॉज स्टेज होती है तो एनिमल जो है, इंसेक्ट जो है वो इनएक्टिव होता है, और उसके बीच दो डायपॉज के बीच जब वो एक्टिव होता है, गैप बिटवीन टू डायपॉज इज कॉल्ड एज स्टेडियम। नेक्स्ट टेम्परेचर का रिलेशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी के साथ भी होता है। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर अगर कम होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी। अगर हम इस तरह से अर्थ की बात करें तो इक्वेटर पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और पोल की तरफ जब हम मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता है। और इसी तरह से अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ देखने को मिलेगी? इक्वेटर पे। क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी। मिनिमम बायोडाइवर्सिटी फिर हमें देखने को मिलती है एट पोल, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो है वो मिनिमम देखने को मिलता है। इसी तरह से टेम्परेचर का बॉडी साइज के साथ भी रिलेशनशिप होता है। स्मॉलर बॉडी इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उसकी बॉडी उतनी स्मॉलर होती है, ताकि हीट लॉस जो है वो जल्दी से उसमें से हो सके। लार्जर बॉडी साइज, स्मॉलर सरफेस एरिया ओवर वॉल्यूम, ताकि हीट लॉस जो है, हीट लॉस उसमें से कम हो। क्यों होता है लार्जर बॉडी साइज से हीट लॉस कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि दैट्स वाई द स्मॉलर एनिमल डज नॉट फाउंड इन द पोलर एरिया। जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं वो पोलर एरिया पे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी से हीट लॉस जो है वो फास्ट हो जाए। अब छोटी सी बॉडी होगी और उसमें से जल्दी से हीट लॉस हो जाएगा, तो ये पोलर रीजन पे या ठंडे इलाकों पे नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर लार्जर बॉडी साइज होगा और हीट लॉस जो है उनमें धीरे हो रहा है, क्योंकि टाइम लगेगा लार्जर बॉडी साइज, तो हीट लॉस जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा कम उनमें देखने को मिलेगा। इसलिए हमें लार्जर बॉडी साइज जो है वो पोलर एरिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल रिगार्डिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए जो रूल्स हैं, दैट इज फर्स्ट रूल है इसमें बर्गमैन्स रूल्स। बर्गमैन्स रूल्स कहता है, ये रिलेटेड है टू बॉडी साइज के साथ, रिलेटेड विद बॉडी साइज। बॉडी साइज ऑफ कोल्डर क्लाइमेट एनिमल्स आर लार्जर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बॉडी साइज अगर कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल का ज़्यादा होगा तो उनमें से हीट लॉस भी धीरे होगा देन द वार्मर क्लाइमेट। तो पोलर बियर का बॉडी साइज जो है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो कोल्डर क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। डेजर्ट बियर जो होते हैं उनका बॉडी साइज जो है वो कम होता है, ताकि हीट लॉस जो है उसमें से जल्दी हो सके और वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। सेकेंड रूल हम बात करते हैं, दैट इज एलेंस रूल्स। जो एलेंस रूल्स है ये एक्सटेंशन है बर्ग्समैन रूल का ही। ये रिलेटेड टू द बॉडी एक्सट्रीमिटीज़। तो जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं जैसे कि ईयर, नोज, हूव, स्नाउट, इनसे रिलेटेड है। इसका कहना है कोल्डर क्लाइमेट एनिमल्स हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज़, कि कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स जो होते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज़ शॉर्टर होती हैं। हॉर्न्स हो गया, हूव्स हो गया, स्नाउट एंड टेल्स हो गया, वो शॉर्टर होती हैं देन द वार्मर क्लाइमेट। ये था एलियंस रूल। थर्ड हम बात करते हैं ग्लॉगर्स रूल। ये रिलेटेड है पिगमेंटेशन से, और पिगमेंट कौन सा? दैट इज मिलानिन पिगमेंट से ये रिलेटेड है। एनिमल ऑफ हॉट एरिया हैव हाई मिलानिन पिगमेंट देन द कोल्डर क्लाइमेट। जो एनिमल्स हॉट एरिया में रहते हैं
उनमें हाई मेलानिन पिगमेंट देखने को मिलता है। तो मेलानिन पिगमेंट जिनमें ज़्यादा होता है उनकी बॉडी का कलर जो है वो डार्क होता है, और अगर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है, बॉडी कलर अगर डार्क है, तो उनमें स्किन कैंसर का खतरा भी कम होता है। फोर्थ रूल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज जॉर्डन्स रूल। ये रिलेटेड विद वर्टिब्रेट, इसका रिलेशन है वर्टिब्रेट के साथ। जो फिशेस होती हैं कोल्डर क्लाइमेट की, उनमें मोर नंबर ऑफ वर्टिब्रेट होते हैं देन द वार्मर क्लाइमेट। नेक्स्ट रूल इज द रेंस रूल related with wings. Birds of colder climate have narrow wings than that of the warmer climate. Next rule is the Van 't Hoff rule. मेटाबॉलिज्म डबल हो जाता है बाय इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर हम बॉडी टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उनमें मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर एक्स मेटाबॉलिज्म है, तो अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म फिर डबल हो जाएगा, दैट इज 2x मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है हेसिस रूल रिलेटेड टू हर्ट। हर्ट से ये रिलेटेड है या बॉडी वेट से इसका रिलेशन है, इसे हर्ट वेट रूल भी कहा जाता है। एनिमल ऑफ कोल्डर क्लाइमेट हैव लार्ज हर्ट। जो एनिमल जो है कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनका हर्ट जो है वो लार्जर होता है इन रिलेशन टू बॉडी वेट देन ऑफ द वार्मर क्लाइमेट। थर्ड एफाइटिक फैक्टर है, दैट इज सॉइल। सॉइल जो होता है अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट को कहा जाता है, एंड स्टडी इज कॉल्ड एज पेडोलॉजी या इसे अडेफोलॉजी भी कहा जाता है। सॉइल फैक्टर इज कॉल्ड एज अडेफिक फैक्टर। और सॉइल में जो वाटर होता है उसे मेज़र किया जाता है बाय टेंसियोमीटर, और सॉइल की जो सैलिनिटी होती है उसे मेज़र किया जाता है बाय कंडक्टिविटी मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन की। तो सॉइल की जो फॉर्मेशन होती है ड्यू टू वेदरिंग या पेडोजेनेसिस से होती है। वेदरिंग का मतलब है लार्जर रॉक्स जब टूटते हैं, वेदरिंग होती है उनमें, तो स्मॉल रॉक की फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सेकेंड, पेडियोजेनेसिस जो होता है स्मॉल रॉक का सॉइल के पार्टिकल में फॉर्मेशन होना इज नोन एज पेडियोजेनेसिस। सॉइल की अगर हम टाइप की बात करें तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी होती है, सेडिमेंट्री सॉइल या रेजिडुअल सॉइल, दो तरह की सॉइल के टाइप होते हैं। सॉइल दो तरह की होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेजिडुअल सॉइल या सेडिमेंट्री सॉइल। जो रेजिडुअल एंड सेडिमेंट्री सॉइल होती है प्रेजेंट इन द साइट ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ पर ये इसकी फॉर्मेशन की साइट होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसे कहा जाता है सेडिमेंट्री सॉइल। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय विंड से, ये ट्रांसपोर्ट हो सकती है तो उसे कहा जाता है ऑलिन सॉइल। अगर वाटर से ये ट्रांसपोर्ट हुई है तो उसे कहा जाता है एलुवियल सॉइल। मोस्ट ऑफ 80% जो सॉइल होती है वो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है मिड गैंगेटिक प्लेन्स में। बाय ग्लेशियर से भी ट्रांसपोर्ट की जाती है सॉइल और उसे कहा जाता है ग्लेशियल सॉइल। बाय ग्रेविटी उसे कहा जाता है कोल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल वाटर की, जिसे मेज़र किया जाता है बाय टेंसियोमीटर, और टोटल जो सॉइल में वाटर होता है दैट इज होलार्ड। अब ये भी दो तरह का होता है, जिसमें कि फर्स्ट है अवेलेबल वाटर टू द प्लांट। जो सॉइल के अंदर वाटर है जिसमें कि जो प्लांट को अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रेशार्ड, या जिसे हम कैपलरी वाटर भी कहते हैं, CW से इसे डिनोट किया जाता है। और ये कैपलरी वाटर जो है इस तरह से सॉइल के पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट को मिलता है, प्रेजेंट बिटवीन द पोर्स ऑफ द सॉइल। और ये कैपलरी वाटर जो है अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए। और सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज नॉन अवेलेबल वाटर टू द प्लांट, दैट इज इकार्ड। और इकार्ड में भी आते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर, जिसे GW से डिनोट किया जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर HW से डिनोट किया जाता है, एंड केमिकली बाउंड वाटर दैट इज CBW से इसे डिनोट किया जाता है। तो ये तीन तरह का वाटर है जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो नॉट अवेलेबल वाटर इन द प्लांट जिसे कहा जाता है एकार्ड, जिसमें फर्स्ट हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर होता है प्रेजेंट अराउंड द सरफेस ऑफ द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। इस तरह से सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं उसके अराउंड ये वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, लेकिन ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। सेकेंड हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, जो परकुलेट डीप इनटू द सॉइल हॉरिजन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो डीप सॉइल चला जाता है इन द सॉइल हॉरिजन, उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल वाटर, और ये भी प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता है।
थर्ड हम बात करते हैं केमिकली बॉन्ड वाटर, तो बॉन्ड विद द सम एलिमेंट्स लाइक एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड जो है, अगर वाटर जो है इनके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देता है, तब भी वो वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता है प्लांट के लिए। तो इस तरह से ये नॉन अवेलेबल वाटर होते हैं जो प्लांट के लिए अवेलेबल फिर नहीं रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी। वाटर प्रेजेंट इन द अपर सॉइल हॉरिजन, जो सॉइल की जो प्रोफाइल होती है, सॉइल जो हॉरिजन होता है उसके अपर में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है फील्ड कैपेसिटी। और इसके अंडर आते हैं दैट इज कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड केमिकली बॉन्ड वाटर जो है उससे मिलकर बनता है फील्ड कैपेसिटी। तो अगर फील्ड कैपेसिटी की बात करें, होलार्ड हुआ टोटल वाटर, टोटल वाटर से ग्रेविटी वाटर को माइनस किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो वाटर बचता है दैट इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी से सब्ट्रैक्ट करें अगर हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर को या फिर कैपिलरी वाटर प्लस केमिकली बॉन्ड वाटर जो है दैट इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल पार्टिकल के साइज़ की अगर हम बात करें तो जो क्ले के पार्टिकल होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं और इनका जो साइज़ होता है लेस देन 0.002 mm से कम होता है। और सिल्ट के जो पार्टिकल होते हैं फ्रॉम 0.002 mm से लेकर 0.02 mm के बीच में जिनका पार्टिकल का साइज़ होता है उन्हें सिल्ट कहा जाता है। सैंड के जो पार्टिकल होते हैं 0.02 mm से 0.2 mm के बीच में इनका साइज़ होता है। जो ग्रेवल्स होते हैं लार्जेस्ट साइज़ इनका होता है दैट इज़ 0.2 mm टू 2 mm या 2 माइक्रोमीटर इनका साइज़ होता है इन सॉइल पार्टिकल का, और उन्हें हम ग्रेवल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो सॉइल के पार्टिकल के बेसिस पे सॉइल 3 तरह की होती है। फर्स्ट है दैट इज़ क्ले सॉइल, सेकेंड इज़ द लोमी सॉइल एंड थर्ड इज़ द सैंडी सॉइल। फर्स्ट हम क्ले सॉइल की बात करते हैं। तो क्ले सॉइल में 80% क्ले होता है एंड 20% सैंड होता है। बेस्ट सॉइल फॉर द जूट एंड पैडी के लिए ये सबसे बेस्ट सॉइल होती है। लोमी सॉइल में 50% क्ले एंड 50% सैंड होता है। बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, तो सबसे बेस्ट सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए होती है दैट इज़ द लोमी सॉइल, क्योंकि 50% क्ले एंड 50% इसमें सैंड होता है। सैंडी सॉइल की बात करें तो 80% सैंड एंड 20% क्ले होती है। ये बेस्ट सॉइल होती है पोटैटो और मिलेट्स के लिए, बाजरा के लिए सबसे अच्छी सॉइल ये होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल भी होती है। फर्स्ट है इसमें लोटोसोल, या जिसे हम लिटरेट सॉइल कहते हैं या रेड सॉइल इसे कहा जाता है। ये रिच होती है आयरन एंड एल्युमिनियम से, हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में प्रेजेंट होती है इन उड़ीसा। बेस्ट फॉर राइस एंड शुगर केन के लिए ये सॉइल बेस्ट होती है। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज़ पोडोसोल, और पोडोसोल को ब्लैक सॉइल या एश सॉइल कहा जाता है। रिच इन कैल्शियम होती है, प्रेजेंट इन द कोल्ड रीजन एंड बेस्ट फॉर द कॉनिफरस प्लांट के लिए ये सबसे अच्छी होती है। थर्ड हम बात करते हैं लिक्विड सॉइल, जिसे वेरी फर्टाइल सॉइल कहा जाता है। ये मिक्सचर होती है क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल का। ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसे कहा जाता है, कॉटन के लिए सबसे बेस्ट ये सॉइल होती है, बेस्ट फॉर द कॉटन इसे। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होती है, दैट इज़ लिक्विड सॉइल, जो कि क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट नोट में हम लर्न करेंगे दैट इज़ टेरा प्रेट्जा सॉइल। ये आर्टिफिशियल सॉइल को कहा जाता है, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक सॉइल भी कहते हैं। फाउंड इन द अमेजोन फॉरेस्ट, वेरी डार्क इन कलर, इट ऑल्सो कॉल्ड एज अमेजोन ब्लैक अर्थ या अमेजोन डार्क अर्थ भी इसे कहा जाता है। तो ये आर्टिफिशियल सॉइल है जिसे कि मैन मेड सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल या सॉइल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसे लेयरिंग ऑफ सॉइल कहा जाता है। तो सॉइल जो हॉरिजॉन होता है उसमें हमें जो लेयर देखने को मिलती है, अपर मोस्ट होती है ओ हॉरिजॉन, देन ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड लोअर जो हॉरिजॉन होता है दैट इज आर या डी हॉरिजॉन इसे कहा जाता है। अपर मोस्ट जो ओ हॉरिजॉन होता है ये फर्दर 2 तरह का होता है, जिसे O1 हॉरिजॉन भी कहा जाता है या A00 हॉरिजॉन, A00 हॉरिजॉन, और जो सेकंड है दैट इज O2 हॉरिजॉन एंड इट ऑल्सो कॉल्ड एज A0 या AO हॉरिजॉन इसे भी कहा जाता है।
अब वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओ हॉरिजोन का। इसे ऑर्गेनिक हॉरिजोन कहा जाता है। अपर मोस्ट ये होता है एंड फर्दर इसे दो तरह से डिवाइड किया है, O1 एंड O2। जो O1 होता है वो आउटर होता है, इसे A00 भी कहा जाता है। अपर मोस्ट ये होता है कंटेन अनडिकम्पोज्ड प्लांट। इसमें जो अनडिकम्पोज्ड प्लांट होते हैं या एनिमल पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, एक्सक्रीट्स ऑफ एनिमल, डिट्राइटस जो है इस लेयर में प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद होती है O2, ये इनर या इसे हम A0B या A0P कहते हैं। डिकम्पोजिशन बिगन्स हेयर, तो यहाँ पर फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। डिट्राइटस जो होता है, अनडिकम्पोज जो मैटर होता है डिट्राइटस, वो फिर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, डफ की फॉर्मेशन करता है। पार्शली डिकम्पोज मैटर को कहा जाता है डफ। तो ये इस लेयर में देखने को फिर हमें मिलता है। देन इसके बाद दैट इज ए हॉरिजोन। ए हॉरिजोन भी फर्दर दो तरह का होता है, A1 हॉरिजोन एंड A2 हॉरिजोन। सबसे पहले आता है A1 हॉरिजोन, जो डफ को कन्वर्ट करता है इनटू ह्यूमस। कंप्लीटली डिकम्पोज जब हो जाता है उसे कहा जाता है ह्यूमस। ये डार्क कलर का होता है, एमॉर्फस सब्सटेंस होता है, रिजर्वायर होता है ये मिनरल्स का, और इसमें माइक्रोब्स जो होते हैं फिर रेसिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब कि अब क्योंकि ये ह्यूमस की फॉर्मेशन हो गई है, माइक्रोब्स ने डफ को ह्यूमस में जब माइक्रोब्स ने चेंज कर दिया है, अब इस पे माइक्रोब्स का फिर कोई असर नहीं रहता है, रेसिस्टेंट हो जाता है ये माइक्रोब्स के लिए। एंड सेकेंड फिर लेयर आती है दैट इज A2 हॉरिजोन। जोन ऑफ लीचिंग इसे कहा जाता है, जोन ऑफ इलुवेशन भी इसे कहा जाता है। जोन ऑफ लीचिंग का मतलब है वाटर सॉल्यूशन इनऑर्गेनिक मैटर परकुलेट इनटू द सॉइल। जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक मैटर से होता हुआ परकुलेट हो जाता है सॉइल के अंदर, या इसे जोन ऑफ इलुवेशन कहा जाता है। रिमूवल ऑफ मिनरल जो है इस जोन में फिर होता है। थर्ड जोन आती है दैट इज बी हॉरिजोन। बी हॉरिजोन को जोन ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, जिसमें कि डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स फिर होता है। तो मिनरल रिच जो जोन होती है दैट इज बी जोन, इसमें सॉइल रिच भी और मिनरल रिच भी ये जोन होती है। फोर्थ बात करते हैं सी हॉरिजोन, जो पार्शली वेदर्ड रॉक होती हैं, वो इस आधी जो टूटी हुई रॉक्स होती हैं वो आती हैं सी हॉरिजोन में। और सबसे जो लोएस्ट जोन होता है दैट इज आर हॉरिजोन। डी हॉरिजोन भी इसे कहा जाता है। अनवेदरिंग जो रॉक लेयर होती है वो इस जोन में आती है। इसे पी हॉरिजोन भी कहा जाता है, क्योंकि पेरेंट रॉक जो है, जब रॉक की वेदरिंग स्टार्ट होती है तो इसी जोन में हमें देखने को मिलती है। देन पार्शली जब वेदरिंग रॉक हो जाती है तो उसे सी हॉरिजोन में देखने को मिलता है। एंड देन फिर बी हॉरिजोन होती है, जिसमें मिनरल रिच होती है वो, और सॉइल रिच भी होती है। देन उसके बाद ए हॉरिजोन एंड सबसे अपर मोस्ट फिर ओ हॉरिजोन होती है। तो ओ, ए एंड बी जो हॉरिजोन होते हैं ये टॉप सॉइल होते हैं, और ए प्लस बी जो हॉरिजोन होते हैं वो ट्रू सॉइल कहा जाता है, जिसे सोलम भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से हमें ये हॉरिजोन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो अगर हम बात करें लोएस्ट की, जिसमें कि रॉक प्रेजेंट होती हैं, तो रॉक जिस लेयर में प्रेजेंट है, यहाँ अनवेदरिंग ऑफ रॉक है, अभी टूटी नहीं है रॉक, उसे कहा जाता है डी या आर हॉरिजोन। देन उसके बाद सी हॉरिजोन होता है, जहाँ पार्शली वेदरिंग देखने को मिलती है रॉक की, और जो उसके बाद देखने को मिलती है दैट इज बी हॉरिजोन, जिसे जोन ऑफ इलुवेशन कहा जाता है, जिसमें डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स जो है वो होता है। एंड देन उसके बाद A2 हॉरिजोन आता है, जिसे जोन ऑफ इलुवेशन कहा जाता है, इसमें मिनरल्स का रिमूवल फिर हो जाता है। और A1 जो हॉरिजोन होता है उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जिसमें माइक्रोब्स रेसिस्टेंट ये होता है। और O2 जो हॉरिजोन होता है जिसमें डफ प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद O1 होता है, जिसे डेट्रिटस या लिटर कहा जाता है, इसमें हमें लीव्स या डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ए एंड बी हॉरिजोन इज कॉल्ड एज सोलम। ए और बी हॉरिजोन को कहा जाता है सोलम, और टॉप लेयर जो होती है दैट इज ओ, ए एंड बी हॉरिजोन जो है दैट इज द टॉप सॉइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन जो होता है, लॉस ऑफ सॉइल या डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन कहा जाता है। एंड क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल कहा था रामा राव ने।
तो क्रीपिंग डेथ ऑफ सॉइल किसने कहा था? दैट इज रामा राव। रीज़न या फैक्टर्स अगर हम डिस्कस करें सॉइल इरोजन के, दैट इज ओवर ग्रेजिंग अगर होगी, डिफॉरेस्टेशन, लैंड स्लाइडिंग, विंड इरोजन, हैवी रेनफॉल, वाटर इरोजन, गली इरोजन। गली इरोजन का मतलब वाइड अगर वाटर चैनल्स फॉर्म्ड होंगे, स्टीप अगर स्लोप होंगी, वाइड वाटर चैनल्स अगर बने हुए हैं और उनमें अगर स्लोप है तो मिट्टी जो है उसमें भी इरोजन देखने को मिलता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, जूम कल्टीवेशन जो है, वो भी सॉइल इरोजन का ही कारण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल। सॉइल के बेसिस पे जो प्लांट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं वो सॉल्टी सॉइल में ग्रो करते हैं। ऑक्जेलोफाइट ग्रो इन एसिडिक सॉइल। सेमोफाइट्स ग्रो इन सैंडी सॉइल। इरिमोफाइट्स ग्रो इन ड्राई सॉइल। क्रायोफाइट्स ग्रो इन कोल्ड सॉइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल ड्राइनेस या स्कैरिसिटी ऑफ वाटर इन सॉइल। ये भी दो तरह के कारण इसके होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल ड्राइनेस एंड सेकंड इज फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस। फिजिकल जो ड्राइनेस होती है या तो सॉइल में लेस वाटर हो उसकी वजह से होती है, एंड फिजियोलॉजिकल जो ड्राइनेस होती है सॉइल हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। सॉइल में पानी तो बहुत ज़्यादा है बट प्लांट आर अनेबल टू एब्जॉर्ब दैट वाटर, इज नोन एज फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस उसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अडेप्टेशन फॉर ड्राइनेस। तो ड्राइनेस के लिए प्लांट जो हैं वो कुछ अडेप्टेशन करते हैं। फर्स्ट है इसमें ड्रफ एस्केपर्स या फॉल्स जीरोफाइट। इस तरह के प्लांट वो कंप्लीट कर देते हैं अपनी लाइफ साइकिल को बिफोर ऑनसेट ऑफ ड्राफ्ट। सूखा पड़ने से पहले ही प्लांट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर दें, उस तरह के प्लांट को फॉल्स जीरोफाइट कहा जाता है या ड्रफ एस्केपर्स कहा जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आर्जिमोन मैक्सिकाना। सेकंड हम बात करते हैं दैट इज ड्रफ्ट अवॉइडर्स या सकुलेंट जीरोफाइट जिन्हें कहते हैं। तो ये स्टोर करते हैं वाटर को इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज इन द रूट, स्टेम और लीफ। तो ये पानी को स्टोर करके रखते हैं अपने रूट्स में या स्टेम में या लीफ में। स्टम सकुलेंट जो होते हैं अपोन्शिया यूफोरबिया होते हैं। रूट सकुलेंट है दैट इज एस्पेरागस, एंड लीफ सकुलेंट होता है एलो, अगेव एंड ब्रायोफाइलम। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज ड्रफ्ट रेसिस्टेंट, जिन्हें हम ट्रू जीरोफाइट कहते हैं या नॉन सकुलेंट जीरोफाइट इन्हें कहा जाता है, जिसमें बेस्ट एग्जांपल है जिजिफस जिसे बेर कहा जाता है, नेरियम एंड कैलाट्रोपिस। तो कैलाट्रोपिस आग को कहा जाता है। इस तरह के प्लांट जो हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं और रेसिस्टेंट हो जाते हैं, उनको सूखे का फिर ड्रफ्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के प्लांट को ट्रू जीरोफाइट कहा जाता है, जो इसके एग्जाम्पल हैं जिजिफस, नेरियम एंड कैलाट्रोपिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अडेप्टेशन वर्सेस एक्लेमेटाइजेशन। अडेप्टेशन जो होती है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। इवोल्यूशनरी इसमें चेंज देखने को मिलता है। जेनेटिकली ये फिक्स्ड होता है और नॉन रिवर्स है। अगर एक बार ये चेंज हो गया है तो इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जो कंगारू रैट्स होते हैं ये डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं और इनमें जो अडेप्टेशन होती है, इनका जो नेफ्रॉन होता है उनमें लॉन्गेस्ट जो लूप ऑफ हेनले है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनका जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है और कंसनट्रेटेड यूरिन में वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो, इसके लिए इनका जो लूप ऑफ हेनले है वो लॉन्गेस्ट होता है। तो ये इन्होंने अडेप्टेशन की होती है। ये कंगारू रेट की जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उनमें भी लॉन्गेस्ट ही लूप ऑफ हेनले देखने को मिलता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। इवोल्यूशनरी इसमें चेंज देखने को मिलता है और जेनेटिकली ये फिक्स्ड होता है, इसे दोबारा से रिवर्स नहीं किया जाता, नॉन रिवर्स ये प्रोसेस होती है। इसी तरह से एक्लेमेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। इकोलॉजिकली चेंज की वजह से ये हमें देखने को मिलती है। जेनेटिकली भी ये अनफिक्स्ड होती है और ये रिवर्सिबल होती है, इसे रिवर्स किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। इस केस में अगर कोई फैमिली जो है वो एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे रहती है तो उनमें देखा जाता है कि उनकी बॉडी में जो आरबीसीज का नंबर है वो इंक्रीज करता है। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन आरबीसीज में देखने को मिलती है, जिससे आरबीसीज का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका जो बॉडी का जो फेस होता है या उनका बॉडी का कलर जो होता है वो रेड देखने को उनका फेस देखने को मिलता है।
अब जैसे ही उनकी जनरेशन आगे डेवलप करती है, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें हमें नहीं देखने को मिलता है, उनमें भी हमें जो आरबीसीज का नंबर है वो नॉर्मल देखने को मिलता है। जैसे ही वो भी हाई एटीट्यूड में रह रहे हैं, देन उनके बाद उनका जो आरबीसीज का नंबर है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल क्लाइमेट में पहुंचते हैं, लो एल्टीट्यूड में पहुंचते हैं, तो उनमें आरबीसीज जो है नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, इकोलॉजिकल चेंज है, जेनेटिकली ये ट्रांसफर नहीं होती है नेक्स्ट जनरेशन में, तो जेनेटिकली अनफिक्स्ड होती है और ये रिवर्सिबल होती है, रिवर्स इसे किया जा सकता है। तो इस तरह से एक्लिमेटाइजेशन एट हाइट जो है एक एक्लिमेटाइजेशन की ही प्रोसेस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज साइक्लोमॉर्फोसिस। साइक्लोमॉर्फोसिस का मतलब होता है साइक्लिक सीजनल मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस। सीजन्स की वजह से जो वेरिएशन होती है उसे कहा जाता है साइक्लोमॉर्फोसिस। जनरली ये देखा जाता है क्रस्टेशियंस में, जिन्हें आर्थ्रोपोडा कहते हैं, उनमें देखने को मिलता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज डेफिनिया। डेफिनिया जो है, जिसे वाटर फ्ली कहा जाता है, फेवरेट फूड होता है ये हाइड्रा का, जो कि गुड इंडिकेटर होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, बीओडी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है। इसका जो हेड होता है डेफिनिया का, उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को मिलता है। इसे हम एक स्ट्रक्चर से डिस्कस करते हैं, विंटर में देखने को मिलता है हेड जो है वो राउंड होता है। इस तरह से जो ये डेल्फिनिया होता है, इनका जो हेड होता है वो राउंड हमें देखने को मिलता है। नॉन हेलमेट मॉर्फ इन्हें कहा जाता है इन केस ऑफ विंटर सीजन में। विंटर सीजन में इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर होता है, इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है, बहुत क्लोज जो है वो वाटर होता है, जिसकी वजह से ये डेफिनिया का जो स्ट्रक्चर है, हेड होता है, वो राउंडेड होता है। स्प्रिंग सीजन में इसमें डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल हुड की फॉर्मेशन या हेलमेट की फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है इन विंटर में इसमें हेलमेट की फॉर्मेशन होती है। और समर में जो हुड है वो मैक्सिमम साइज का देखने को मिलता है, और समर में इसका जो हुड है वो मैक्सिमम साइज का देखने को मिलता है। हेलमेट जो है वो मैक्सिमम साइज देखने को मिलता है इन समर। और ऑटम की बात करें तो हुड और हेलमेट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो जब ऑटम सीजन आता है तो हेलमेट जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। और नोट में हम याद रखेंगे, हेलिमेंटेड हुड रेसिस्ट वाटर करंट बेटर। तो ये जो है वो वाटर के करंट को अच्छी तरह से बेटर जो है उसको रेसिस्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि विंटर में जब वाटर होता है वो उसकी डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है, बहुत क्लोज होता है वाटर। तो इसमें हमें हेड राउंडेड देखने को मिलता है और हेलमेट नहीं देखने को मिलता है। स्प्रिंग में जो वाटर है वो थोड़ा लूज होने लगता है, जिसमें कि स्मॉल जो डेवलपमेंट ऑफ हेड या हुड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, हेलमेट की फॉर्मेशन फिर हमें देखने को मिलती है। और समर में गर्मियों में जो वाटर की डेंसिटी है वो बहुत लो हो जाती है, वाटर जो है वो स्प्लिट आउट करता है, बहुत दूर दूर होता है, तो इसमें हमें प्रॉपर हेड जो है वो फिर समर में देखने को मिलता है। बट जैसे ही ऑटम सीजन स्टार्ट होता है तो हुड और हेलमेट जो है फिर डिक्लाइन करने लग जाते हैं, और विंटर जैसे आते आते विंटर में वो पूरा के पूरा हेलमेट जो है वो नॉन हेलमेटेड ये हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें ये साइक्लोमॉर्फोसिस देखने को मिलती है। जो चेंज है सीजन की वजह से जो चेंज आता है उसे कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।